हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो लीजिए एक और नई वीडियो लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। तो जैसे कि हम लोग सैम्पल पेपर डिस्कस कर रहे थे, सेक्शन ए के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम सेक्शन बी करेंगे बिजनेस स्टडीज का। किसी ने सेक्शन ए की वीडियो ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के चेकआउट करके आना। और बहुत अच्छे से सेक्शन ए मैंने पूरा अच्छे से करा रखा है। आज जो सेक्शन बी करने वाले हैं, इस वीडियो को भी एंड तक देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इससे भी। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करें अपना सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने आपको अपनी सेक्शन ए की वीडियो में ही बताया था कि किस तरीके से सैम्पल पेपर को बनाया गया है। एनालाइज किया था हम लोगों ने कि सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन होंगे और आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, सेक्शन बी में कैसे करना होगा, सेक्शन सी में कैसे करना होगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सेक्शन बी की। अगर किसी ने सेक्शन ए वाली वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ उसे देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने पूरा अच्छे से बता रखा है। सैम्पल पेपर को एनालाइज भी करके बता रखा है कि किस तरीके से आपका पेपर आ सकता है। मैंने आपको बताया था उसमें कि सेक्शन ए में थोड़े से क्वेश्चन इजी हैं, सेक्शन बी में आपको केस स्टडीज दिखाई देंगी। तो आज हम वही सेक्शन बी करने वाले हैं। सेक्शन बी में हमने क्या देखा था, 24 क्वेश्चंस आपको दिए होंगे, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो यही आज हम करने वाले हैं कि 24 क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे। जो आपको बेस्ट 20 क्वेश्चंस आते होंगे वो आपको करने होंगे, जो आपको बहुत अच्छे से 20 क्वेश्चन आते होंगे वो आपको करने हैं। ठीक है, तो सेक्शन बी में देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा 25th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। इंडिया हैज लॉन्च्ड इट्स मोस्ट एडवांस्ड जियो इमेजिंग सैटेलाइट विच विल allow better monitoring of the subcontinent, including its borders with neighboring countries, by imaging the country 4-5 times a day. The satellite is capable of near real-time monitoring of floods and cyclone, the factor constituting the business environment being discussed above. देखिए आपको एक केस स्टडी दे रखी है, आपको इसमें बताना है कि कौन सा कंपोनेंट है ये बिजनेस एनवायरनमेंट का। आप देख रहे हैं इंडिया ने क्या लॉन्च करा है, एडवांस जियो इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च करी है, जो कि इंडिया को अलाउ करता है कि वो सब कॉन्टिनेंट को मॉनिटर कर सकता है बॉर्डर, नेबरिंग कंट्री के बॉर्डर के साथ साथ, और इमेजिंग कर सकता है कंट्री को 4 to 5 टाइम्स अ डे, एक दिन में 4 से 5 बार इमेजिंग कर सकता है, और साथ साथ मॉनिटर कर सकता है फ्लड एंड साइक्लोन्स को भी। ठीक है, एक सैटेलाइट क्या हो रहा है, लॉन्च हो रहा है, जियो इमेजिंग सैटेलाइट है, एडवांस जियो इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च कर रही है इंडिया। तो बताइए कौन सा कंपोनेंट है बिजनेस एनवायरनमेंट का। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या है, सोशल एनवायरनमेंट है, या फिर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, या फिर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, या फिर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। ये क्वेश्चन को रीड करने के बाद, ऑप्शंस देखने के बाद आपको पता ही चल गया होगा ये कौन से चैप्टर का है। ये बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर का ये क्वेश्चन है, जो कि चैप्टर नंबर 3 है हमारा। हमें कंपोनेंट बताने हैं, कौन सा कंपोनेंट है। देखिए, सोशल एनवायरनमेंट में तो सोसाइटी से रिलेटेड बात होती है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इकोनॉमी से रिलेटेड बात होती है, और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में स्टेबिलिटी, कंट्री की स्टेबिलिटी या पीस की बात की जाती है। ठीक है, इस सब से रिलेटेड बात होती है। लेकिन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या होती है, कोई नई टेक्निक आती है या नई कोई टेक्नोलॉजी आती है, वो सारी हमारी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में जाती है। तो इस केस स्टडी में क्या हो रहा है, इंडिया क्या लॉन्च कर रहा है, एडवांस जियो इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, एक नई टेक्नोलॉजी लॉन्च कर रहा है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो 25 का आंसर हो गया सी, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब 26 क्वेश्चन देखते हैं। 26 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग विल प्रीसीड्स द स्टेप इन विच द मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन अजम्पशन अबाउट द फ्यूचर, विच आर द बेस मटेरियल अपॉन विच द प्लान्स आर ड्रॉन। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन को पढ़ते ही आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, प्लानिंग चैप्टर का क्वेश्चन है। ये प्लानिंग चैप्टर के उस पॉइंट को नहीं पूछ रहा कि इसने जो एक लाइन दे रखी है उस पर बताइए ये कौन सा प्रोसेस का कौन सा स्टेप है, वो बात ये नहीं, यहाँ पर नहीं कर रहा है। ये क्या कह रहा है, हमने जो प्लानिंग का प्रोसेस पढ़ा है उसमें जो स्टेप है, सर्टेन अजम्पशन बनाते हैं फ्यूचर को लेकर के, जो कि बेस मटेरियल की तरह काम करती है प्लान को बनाने में, उससे पहले वाला कौन सा स्टेप है, प्रीसीड स्टेप पूछ रहा है ये, इससे पहले वाला कौन सा स्टेप है। देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन को घुमा दिया गया है कि ये स्टेप की तो बात कर रहा है, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में जो स्टेप है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अजम्पशन बनाते हैं फ्यूचर को लेकर के, जो कि प्लान बनाने में हमारी हेल्प करता है, उस स्टेप को क्या बोला जाता है, डेवलपिंग प्रीमिसेस बोला जाता है। लेकिन उस स्टेप के बारे में नहीं पूछ रहा है ये किस स्टेप के बारे में पूछ रहा है कि उससे पहले वाला, उससे प्रीसीड स्टेप कौन सा है बताइए, उससे प्रीसीड स्टेप इम्प्लीमेंटिंग द प्लान
प्लान है, या फिर आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है, या फिर सेटिंग ऑब्जेक्टिव है, या फिर सेटिंग एन ऑल्टरनेटिव है। देखिए, जिसमें हम एजम्पशन बनाते हैं उससे पहला वाला स्टेप हमारा कौन सा, उससे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि हमें किस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लानिंग करनी है। तो पहला स्टेप क्या होता है हमारा, ऑब्जेक्टिव सेट करना होता है। उसके बाद हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए फ्यूचर को लेकर के कुछ अजम्पशन बनाते हैं, जिसके बेस पे क्या बनता है, प्लान बनाया जाता है। तो 26 का हो गया सी। सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेना ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, कौन से चैप्टर का है, प्लानिंग चैप्टर का है। फिर प्लानिंग चैप्टर में देख लेना किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर उस टॉपिक पे जाना, उस टॉपिक से रिलेट करके देखना, आंसर आपके सामने आ जाएगा। एमसीक्यू करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। 27th क्वेश्चन देख लेते हैं। 27th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट वर कंसिडर्ड टू बी द की टू द सक्सेस ऑफ अ फर्म। प्रोडक्ट का अवेलेबल होना और प्रोडक्ट का अफोर्डेबल होना, इसे क्या माना गया है, की माना गया है फर्म की सक्सेस के लिए। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा कंसेप्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट का, जो कि इस स्टेटमेंट में हाईलाइट किया गया है। तो आपको पता ही चल गया ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है, मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 11 का है। तो बताइए कौन सा कंसेप्ट है, ये प्रोडक्शन कंसेप्ट है, या फिर प्रोडक्ट कंसेप्ट है, या फिर सोसाइटल कंसेप्ट है, या फिर मार्केटिंग कंसेप्ट है। बताइए कौन सा कंसेप्ट है। देखिए, आपको सारे कंसेप्ट इसके लिए पता होने चाहिए। ये जो कंसेप्ट है वो कौन सा कंसेप्ट है, हमारा प्रोडक्शन कंसेप्ट है। प्रोडक्शन कंसेप्ट में क्या होता है, हमारा जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जाता है वो कैसे मैक्सिमाइज किया जाता है, लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करके, जिससे कि पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। प्रोडक्शन कंसेप्ट है, उसका मेन फोकस क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए और कस्टमर के लिए क्या होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, उसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ये कौन सा कंसेप्ट हो गया, हमारा प्रोडक्शन कंसेप्ट हो गया। 27th का हो गया ए। 28th क्वेश्चन देखते हैं। 28th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एमिंग टू रिवाइव जम्मू एंड कश्मीर अट्रैक्शन एज अ टॉप लोकेशन फॉर फिल्म शूटिंग, द J&K फिल्म पॉलिसी 2021 offers a host of incentives to the filmmakers, such as subsidies and low long-term interest rates for films with patriotic and certain other themes shot in J&K for giving work opportunity to local artists, etc. This will have impact on business enterprises in the state. Which component of business environment is highlighted above? देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर की अट्रैक्शन को वापस लाने के लिए टॉप लोकेशन, जम्मू एंड कश्मीर पहले टॉप लोकेशन माना जाता था फिल्म शूटिंग के लिए। जम्मू एंड कश्मीर की अट्रैक्शन को एज अ टॉप लोकेशन फॉर फिल्म शूटिंग वापस लाने के लिए J&K फिल्म पॉलिसी 2021 ने बहुत सारे इंसेंटिव ऑफर करे फिल्म मेकर को, जैसे कि सब्सिडीज, लो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट, किसके लिए, फिल्म्स के लिए, जो कि क्या है, पेट्रोटिक, या फिर कोई ऐसा पेट्रोटिक या फिर कोई ऐसा शॉट J&K पे अगर बनाता है तो उसके उस चीज के लिए क्या दिया, वर्क अपॉर्चुनिटीज दी लोकल आर्टिस्ट को। इससे क्या हुआ, बिजनेस एंटरप्राइजेस पे भी इम्पैक्ट पड़ा उस स्टेट के। तो बताइए ये कौन सा एनवायरनमेंट हमारा यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, बताइए। ए है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, या फिर बी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, या फिर सी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, या फिर टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बताइए कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। देखिए क्या दे रहा है, फिल्म मेकर को इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, सब्सिडीज एंड लो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट, ये सब दिख रहा है आपको। यानी कि ये किसके लिए काम करता है, हमारा इकोनॉमी के लिए काम करता है। इकोनॉमी में हमने ये पढ़ा है, तो ये कौन सा एनवायरनमेंट हो गया, हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया। तो 28th का हो गया हमारा सी। तो आपने देखा ये 28th क्वेश्चन हमारा कौन से चैप्टर से है, बिजनेस एनवायरनमेंट पूछा हुआ है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट कौन सा चैप्टर, हमारा चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट से ये क्वेश्चन लिया गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। 29th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द टॉपर ग्रुप इज लुकिंग टू मेक अ फोरे इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड इट हैज सेट अप अ बिजनेस टू सीज द बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड एड टू इट्स प्रोस्पेक्टस. In the long run, the company has already pivoted into a number of new projects like electronics, 5G network, equipment, as well as semiconductors. Which economic objective of management does the business seek to fulfill?
इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का जो कि बिजनेस फुलफिल करने की कोशिश कर रही है। तो बताइए कौन सा ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के बारे में हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा है? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा है। तो ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से रिलेट करता है? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से रिलेट करता है। देखिए टॉपर ग्रुप है जिसने क्या धावा बोला कि मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। उन्होंने बिजनेस सेटअप किया और जितनी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उसे एक्सेप्ट करा और साथ में क्या करा, ऐड टू इट्स प्रोस्पेक्ट्स इन द लॉन्ग रन। और उन्होंने क्या करा और साथ में क्या करा, अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करी लॉन्ग रन में। क्या करा? ग्रो करा लॉन्ग रन में। हर बिजनेस चाहता है कि अपने आप को लॉन्ग रन में ग्रो किया जाए, तो यहाँ पे भी यही किया जा रहा है। द कंपनी हैज़ ऑलरेडी पाइवेटेड इनटू अ नंबर ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स। कंपनी ऑलरेडी बहुत सारे न्यू प्रोजेक्ट में ऑलरेडी इन्वॉल्व है, 5G नेटवर्क इक्विपमेंट एज वेल एज सेमी कंडक्टर। तो बताइए कौन सा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हो रहा है? जैसे कि आप ये लाइन देख ही रहे हैं, एड टू इट्स प्रोस्पेक्ट्स इन द लॉन्ग रन। वो लॉन्ग रन में भी अपने आप को ग्रो करने की कोशिश कर रही है। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का कौन सा हो रहा है यहाँ पे? ग्रोथ का। क्या हो रहा है? ग्रोथ का। तो 29th का हो गया बी। अब 30th की बात करते हैं। 30th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? प्रोडक्ट कॉस्ट एट द लोअर लिमिट ऑफ द प्राइस, द यूटिलिटी प्रोवाइडेड बाय द प्रोडक्ट एंड द इंटेंसिटी ऑफ द डिमांड ऑफ द बायर्स एट द अपर लिमिट। सो इन केस ऑफ इनइलास्टिक डिमांड टोटल रेवेन्यू डैश व्हेन प्राइस इंक्रीजेस। देखिए प्रोडक्ट कॉस्ट एट द लोअर लिमिट ऑफ द प्राइस, प्रोडक्ट कॉस्ट तो सेट करता है, जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो तो लोअर लिमिट, प्राइस की लोअर लिमिट सेट करता है। लेकिन यूटिलिटी का मतलब आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, जो सेटिस्फेक्शन मिलती है प्रोडक्ट से या जो इंटेंसिटी होती है बायर की डिमांड को लेकर के, वो प्राइस की अपर लिमिट सेट करती है। क्या करती है? अपर लिमिट सेट करती है। ये क्वेश्चन जो हमारा चैप्टर है मार्केटिंग मैनेजमेंट उससे रिलेट करता है। चैप्टर नंबर 11 में जब आप प्राइस टॉपिक पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसमें आपको ये मिलेगा। ठीक है, जब आप फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये मिलेगा कि जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो तो लोअर लिमिट प्राइस की सेट करती है, प्राइस की लोअर लिमिट सेट करती है, लेकिन जो यूटिलिटी होती है प्रोडक्ट की या फिर जो बायर की डिमांड की इंटेंसिटी है वो अपर लिमिट सेट करती है। अब ये पूछ रहा है आपसे इनइलास्टिक डिमांड का केस। इनइलास्टिक डिमांड आप लोग याद कर लीजिए, इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा है। इनइलास्टिक डिमांड क्या होती है कि प्राइस में कितना ही चेंज आ जाए लेकिन हमारे डिमांड में किसी तरीके का चेंज नहीं आता। ठीक है, डिमांड में चेंज नहीं आता, प्राइस में कितना ही चेंज आ जाए। तो उससे क्या होता है? टोटल रिवेन्यू क्या होता है? जब प्राइस बढ़ रहे हैं तो टोटल रिवेन्यू भी क्या होगा? आपका राइज ही होगा। इनइलास्टिक के केस में आपके प्राइस इंक्रीज क्यों होंगे? क्योंकि प्राइस कितने भी बढ़ जाए, कितने भी घट जाए, डिमांड में किसी तरीके की चेंज नहीं आएगा। तो इनइलास्टिक डिमांड के केस में प्राइस इंक्रीजेज होंगे तो टोटल रिवेन्यू भी क्या होगा? राइज होगा। जब प्राइस बढ़ा रहे हैं तो टोटल रिवेन्यू भी बढ़ जाएगा। तो 30 का हो गया ए। 31st क्वेश्चन देखते हैं। 31st क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अ मैनेजर इन अ कॉन्शियस मैनर हैज़ टू एंश्योर दैट इवन वेयर मेंबर ऑफ अ डिपार्टमेंट विलिंगली कोऑपरेट एंड कोऑर्डिनेशन गिव डायरेक्शन टू द विलिंग स्पिरिट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन बीइंग हाईलाइटेड अबव। देखिए आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है, आपको बताना है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स कोऑर्डिनेशन का यहाँ पे हाईलाइट हुआ है। अगर आप लोगों ने NCERT पढ़ी होगी तो NCERT में भी ये स्टेटमेंट पढ़ी होगी कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ा है कि मैनेजर को कॉन्शियस मैनर में ये इंश्योर करना चाहिए कि जो मेंबर हैं डिपार्टमेंट के वो विलिंगली अपनी मर्जी से कोऑपरेट करके काम करें, और कोऑर्डिनेशन क्या करती है? डायरेक्शन देती है विलिंग स्पिरिट, यानी कि सब मिलजुल कर एक टीम स्पिरिट की तरह काम करे। तो ये बताइए कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे कोऑर्डिनेशन का? कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर है, या फिर कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन है, या फिर कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स है, या फिर कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कोऑर्डिनेशन टॉपिक हमने किस में पढ़ा है? चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है। तो ये नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन है आपका, चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है। हमने जो ये पॉइंट पढ़ा है वो किस में पढ़ा है? कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन कैसा फंक्शन है? डेलिब्रेट फंक्शन है, यानी कि सबको अपनी मर्जी से विलिंगली कोऑपरेट करके कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना चाहिए, टीम स्पिरिट को जनरेट करना चाहिए, क्रिएट करना चाहिए। तो 31st का हो गया बी, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। अब 32 क्वेश्चन देखते हैं। 32 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? फॉर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन। 2 स्टेटमेंट दे रखी है, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इसमें स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? अकाउंटेबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड। क्या अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट की जाती है? स्टेटमेंट 2 कह रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड कम्प्लीटली। रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट की जाती है पूरी तरीके से। बताना है आपको, चूज करना है करेक्ट ऑप्शन कि ए है हमारा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज रॉन्ग, या फिर बी है स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड 1 इज रॉन्ग, या फिर
सी है बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, या फिर डी है बोथ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। देखिए अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं होती है। डेलीगेशन में हमने क्या पढ़ा है, ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी को डेलीगेट करा जाता है। मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी देता है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब आंसरेबिलिटी, यानी कि उस काम के होने ना होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, अभी भी मैनेजर की ही है, ना कि सबऑर्डिनेट की है। कोई आंसर देना है तो मैनेजर को ही देना है, तो अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी तरीके से डेलीगेट नहीं की जाती है। तो आप कह सकते हैं 32 का आंसर क्या है, बोथ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि जो डेलीगेट की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी की जाती है, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं की जाती। तो 32 का हो गया आपका डी। 32 क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है और डेलीगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन हुआ, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का ये क्वेश्चन हुआ, चैप्टर नंबर 5 का ये क्वेश्चन है। बाकी आपको सारे ही चैप्टर के अगर अलग अलग एमसीक्यू करने हो तो मैंने अपने चैनल पे डाल रखे हैं, आप चेकआउट कर लीजिए, प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिए, आपको सारे ही चैप्टर के एमसीक्यू मिल जाएंगे। बाकी मिक्स भी हम आगे लेकर आ रहे हैं, बहुत जल्दी आने वाले हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन आ रहा होगा उसे भी प्रेस कर देना, और अगर अच्छा लग रहा हो पढ़ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना। 33 क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द CEO ऑफ राधे साइकिल प्राइवेट लिमिटेड मिस्टर कुमार वांट्स टू गेट मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द एम्प्लॉयज एट अ कॉम्पिटिटिव कॉस्ट। राधे साइकिल प्राइवेट लिमिटेड के जो CEO हैं मिस्टर कुमार, वो चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लें अपने एम्प्लॉय से कॉम्पिटिटिव कॉस्ट पे। ऑन द अदर हैंड रामाकांत एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वांट टू गेट द मैक्सिमम सैलरी वाइल वर्किंग द लीस्ट। उधर दूसरी साइड रामाकांत जो कि एम्प्लॉय हैं कंपनी के, वो ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी चाहते हैं कम से कम काम करके, वर्किंग द लीस्ट काम कम करें और मैक्सिमम सैलरी चाहते हैं वो। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फ्यूल बीइंग वायलेटेड बाय द रामाकांत इज। बताइए कौन सा प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का जो कि फ्यूल ने दिया है, यहाँ पे रामाकांत जी वायलेट कर रहे हैं। तो बताइए कौन सा प्रिंसिपल है, रिमनरेशन का, या फिर इक्विटी का, या फिर डिसिप्लिन, या फिर सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। कौन से प्रिंसिपल हो रहा है, देखिए इनका मोटिव है कि ये कंपनी के लिए आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा करें, एम्प्लॉय से ज़्यादा आउटपुट करवाएं कॉम्पिटिटिव कॉस्ट पे, ठीक है। और रमाकांत कह रहे हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी चाहिए कम से कम काम करके। तो रमाकांत क्या देख रहे हैं, इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, जबकि जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो हमारा प्रिंसिपल होना चाहिए कि हम जनरल इंटरेस्ट के लिए काम करें। किसके लिए काम करें, जनरल इंटरेस्ट के लिए काम करें। तो हमारा कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे वायलेट हो रहा है, रमाकांत कौन सा प्रिंसिपल वायलेट कर रहा है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। हमें जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बारे में ना सोचते हुए जनरल इंटरेस्ट के लिए काम करना चाहिए। तो हमारा 33 का हो गया डी, ये वाला हमारा जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का, ये यहाँ पे वायलेट हो रहा है। तो ये हमारा कौन से चैप्टर से हो गया, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन हो गया। अब 34 की बात करते हैं। 34 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। ये तो मैंने अपने एमसीक्यू में भी डाल रखा है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं इसमें जो मैंने अपने एमसीक्यू में भी डाल रखे हैं, और काफ़ी बहुत अच्छी और केस स्टडीज भी आपको मेरे एमसीक्यू में मिल जाएगी, तो प्लेलिस्ट चेकआउट करके जाना, ठीक है। अब आपको प्रोसेस की सीरीज बनानी है, यानी कि सीक्वेंस में डालने हैं प्रोसेस जो है ऑर्गेनाइजिंग का, उसको सीक्वेंस में करना है। देख लेते हैं क्या क्या है। ए है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, बी है डिपार्टमेंटलाइजेशन, सी है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डी है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। देखिए सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है, पहले हम आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, सेम नेचर के एक्टिविटीज़ की क्या बनाते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ असाइन की जाती है अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़। उसके बाद स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनाया जाता है, यानी कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ठीक है, कौन किससे ऑर्डर लेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये सब स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में किया जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं पहला स्टेप कौन सा हो गया हमारा, ये जो सी नंबर पे है, ये हो गया फर्स्ट, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं फर्स्ट, ये तो हो गया फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद जो डिपार्टमेंटलाइजेशन है ये क्या हो गया सेकेंड, और जो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ है ये क्या हो गया थर्ड, और स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्या हो गया फोर्थ। तो आप देख रहे हैं सीरीज़ क्या बन रही है, सी बी ए डी। ढूंढ लो भाई यहाँ पर क्या है, सी बी ए डी है ना, सी बी ए डी, ये रही बी में मिल गया मुझे। 34 का क्या हो गया, बी, सी, फिर बी, फिर ए,
फिर डी। तो 34 का हो गया हमारा बी आंसर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया है हमें। आइए 35th क्वेश्चन देखते हैं। 35 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एट करिश्मा लिमिटेड, अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग रेडीमेड गारमेंट्स फॉर मैन, हैज़ एन ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज प्रोडक्शन बाय 10%, but the sales department does not approve of the increase in production till changes are brought about in the product to incorporate latest fashion. These kind of conflict bring to the light the following importance of the force that can help to accomplish the linking of activities of various department. देखिए, आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन क्या है, केस स्टडी से रिलेटेड है। कौन से चैप्टर का है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ, जब हमें आंसर पता चल जाएगा। अपना आंसर ज़रूर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, डिस्कस करते हैं कि केस स्टडी क्या कह रही है इसमें, कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है करिश्मा लिमिटेड एक फर्म है जो कि रेडीमेड गारमेंट मेन के लिए मैन्युफैक्चर करती है। उसका जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है कि उसका ऑब्जेक्टिव है कि उसको प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है 10% से, लेकिन जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसने इस चीज़ को अप्रूव नहीं किया, इंक्रीज इन प्रोडक्शन को अप्रूव नहीं किया। तो बताइए इसमें किसकी बात हो रही है। आप देख रहे हैं दो फंक्शन है और दोनों के बीच में क्या चल रहा है, किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चाहती है कि प्रोडक्शन इंक्रीज होनी चाहिए 10% से, लेकिन सेल्स डिपार्टमेंट इसको क्या कर रही है, अप्रूव नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये कौन सा हमारा कंसेप्ट है ये बताइए आप। देखिए, ए है हमारा ग्रोथ इन साइज है, या फिर फंक्शनल डिफरेंशिएशन है, या फिर स्पेशलाइजेशन है, या फिर एफिशिएंसी है। जब बात कहीं पे फंक्शंस की आती है, यहाँ पर क्या हो रहा है, दो फंक्शंस के बीच में क्या आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। जब हमारे फंक्शंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता है तो वो हमारा क्या होता है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन होता है। तो 35 का आंसर क्या हो गया हमारा, बी, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। तो ये कौन से चैप्टर का हो गया, ये हमारा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है। 35th क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब 36 की बात करते हैं। 36 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, प्लानिंग रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग रेदर देन गेस वर्क। द फीचर ऑफ प्लानिंग बिफोर रेफर टू इन द अबव स्टेटमेंट इज। देखिए, एक स्टेटमेंट दे रखी है, आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट कौन से फीचर, प्लानिंग के कौन से फीचर की बात कर रही है। ये स्टेटमेंट ये आपको यहाँ पे बताना है। तो स्टेटमेंट क्या है, प्लानिंग के लिए लॉजिकल और सिस्टमैटिक थिंकिंग चाहिए होती है, ना कि किसी तरीके का गैस वर्क। तो बताइए ये कौन से फीचर की बात कर रही है प्लानिंग के। तो आपको दिख ही रहा है ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, प्लानिंग चैप्टर का ये क्वेश्चन है। आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या कह रहा है हमारा, ए है प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, बी है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, सी है प्लानिंग इज पर्वेसिव, डी है प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। तो बताइए कौन सा फीचर है प्लानिंग का। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग क्या है, एक मेंटल एक्सरसाइज है। प्लानिंग के लिए सोचना पड़ता है, एप्लीकेशन ऑफ माइंड चाहिए, साउंड जजमेंट चाहिए, लॉजिकल और सिस्टमैटिक थिंकिंग चाहिए। सिर्फ और सिर्फ गैस वर्क से काम नहीं चलता। प्लानिंग में किसी तरीके का गैस वर्क नहीं चलता है, बल्कि लॉजिकल और सिस्टमैटिक थिंकिंग चलती है। तो प्लानिंग क्या है, एक मेंटल एक्सरसाइज है। इस फीचर की यहाँ पे बात की गई है। तो 36 का आंसर हो गया डी, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। 37 क्वेश्चन देखते हैं। 37 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सिलिको लिमिटेड हैज़ अपॉइंटेड द फॉर्मर कंसल्टिंग एग्जीक्यूटिव ऑफ श्री शक्ति लिमिटेड राजन भैल एज इट्स वाइस प्रेसिडेंट। व्हाट विल बी हिज बेसिक टास्क। सिलिको लिमिटेड ने राजन भैल को वाइस प्रेसिडेंट की तरह अपॉइंट करा, जो कि पहले कंसल्टिंग एग्जीक्यूटिव थे। कहाँ पे, श्री शक्ति लिमिटेड में। ठीक है, तो अब सिलिको लिमिटेड ने उनको कैसे अपॉइंट कर दिया, वाइस प्रेसिडेंट की तरह अपॉइंट कर दिया। तो बताइए उनका बेसिक टास्क क्या होगा। तो ये कौन से चैप्टर का दिख रहा है आपको, वो मैं बाद में बताती हूँ जब आप आंसर आइडेंटिफाई कर लेंगे। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट हमारे कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जाता है, सीनियर मोस्ट लेवल मैनेजमेंट में जाता है, यानी कि टॉप मैनेजमेंट का होता है। वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। तो अब आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस याद करने हैं, तो उससे आपको इसका आंसर आ जाएगा। तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं। ए है हमारा टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, या फिर बी है टू कैरी आउट प्लान्स फॉर्मुलेटेड बाय टॉप मैनेजर्स, या फिर सी है टू ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स, या फिर डी है हेल्प टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ आउटपुट। देखिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या टास्क है, क्या फंक्शन है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट में आता है। ये जो तीन दिख रहे हैं आपको, ये तो क्या है, सुपरवाइजरी मैनेजमेंट के टास्क हैं। सुपरवाइजरी मैनेजमेंट के फंक्शन है कि जो टॉप मैनेजर ने प्लान बना दिया उसे कैरी आउट करना है, या फिर वर्कफोर्स के एफर्ट्स को ओवरसी करना है, या फिर आउटपुट की क्वालिटी देखनी है कि वो मेंटेन है कि नहीं है, उसमें हेल्प करना है। ये सारे तो सुपरवाइजरी मैनेजमेंट के टास्क हैं। लेकिन जो टॉप मैनेजमेंट का टास्क है वो क्या है, टू इंटीग्रेट डाइवर्स
डाइवर्स एलिमेंट को इंटीग्रेट करना और कोऑर्डिनेट करना डिफरेंट डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को। यानी कि 37 का क्या हो गया, ए हो गया। एज अ वाइस प्रेसिडेंट राजन बहल का बेसिक टास्क क्या हो गया, टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। 37 का हो गया ए। तो यहाँ पे लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात हो रही है, तो बताइए ये कौन से चैप्टर का हो गया हमारा क्वेश्चन। ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 1 का नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब 38 क्वेश्चन की बात करते हैं। 38 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी विच इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट एनी एक्टिविटी विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स but does not pay attention to the ethical and ecological aspect of marketing cannot be justified is known as। 5 फिलॉसफी हमने पढ़ी हैं, प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट, सोसाइटल कंसेप्ट। ठीक है, ये आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है, बताइए ये कौन सी फिलॉसफी की स्टेटमेंट है। बताइए मार्केटिंग कंसेप्ट की है या फिर सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट की है या फिर प्रोडक्शन कंसेप्ट की है या फिर प्रोडक्ट कंसेप्ट की है। बताइए ये हमारा ये स्टेटमेंट क्या कह रही है, The marketing management philosophy which is based on the premise that any activity which satisfies human need। कोई भी एक्टिविटी जो ह्यूमन नीड तो सेटिस्फाई कर रही है लेकिन वो किसी तरीके का अटेंशन नहीं दे रही है एथिकल और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट के, मार्केटिंग है इकोलॉजिकल और एथिकल एस्पेक्ट पे अटेंशन नहीं दे रही है, वो जस्टिफाइड नहीं की जाएगी। कोई भी एक्टिविटी अगर ह्यूमन नीड को तो सेटिस्फाई कर रही है लेकिन वो सोसाइटी के अगेंस्ट है, एथिकल और इकोलॉजिकल एक्सपेक्ट, मार्केटिंग के एथिक्स को और इकोलॉजिकल एक्सपेक्ट को जस्टिफाइड नहीं कर रही है या फिर सोसाइटी के अगेंस्ट है, तो क्या होगा, उसको जस्टिफाई नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो बताइए वो कौन सा कंसेप्ट है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सोसाइटी से रिलेटेड बात हो रही है कि अगर एथिकल एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट, मार्केटिंग के एथिकल और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे अटेंशन नहीं दी जा रही तो वो जस्टिफाइड नहीं है। कौन सा कंसेप्ट है ये, मार्केटिंग का सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। तो 38 का हो गया बी। देख रहे हैं ये भी आपका कौन सा चैप्टर से है, मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर से है, चैप्टर नंबर 11 से। 39 क्वेश्चन देखते हैं। 39 क्वेश्चन हमारा क्या है, रवि ज्वाइंड अ मार्केटिंग फर्म एज अ सेल्स मैनेजर ऑन हिज फर्स्ट डे इन द कंपनी ड्यूरिंग द ओरिएंटेशन प्रोग्राम। द CEO ऑफ द कंपनी टोल्ड रवि दैट ही विल हैव टू साइमल्टेनियसली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑल द टाइम। विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट वॉज द CEO रेफरिंग टू। देखिए रवि ने मार्केटिंग फर्म ज्वाइन करी सेल्स मैनेजर की तरह, अपने फर्स्ट डे पे, कंपनी के फर्स्ट डे पे उसका ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ तो कंपनी के CEO ने रवि को बोला कि अपने टास्क के साथ साथ आपको जो बाकी फंक्शन है मैनेजमेंट के वो भी परफॉर्म करने होंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, हर टाइम आपको ये फंक्शंस भी परफॉर्म करने होंगे अपने टास्क के साथ साथ। साइमल्टेनियसली आपको ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं जो कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये भी हर टाइम परफॉर्म करने होंगे। तो बताइए ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट का जो कि CEO ने यहाँ पे रेफर किया है। अब देखिए यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करी जा रही है। तो आपको चैप्टर तो पता ही चल गया होगा, यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 की बात हो रही है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की बात हो रही है। ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं आपको। ए है मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस, या फिर मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, या फिर सी है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, या फिर डी है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। देखिए मैनेजमेंट यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट कभी नहीं रुकता, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। हर मैनेजर को अपने टास्क के साथ साथ मैनेजमेंट के फंक्शन को परफॉर्म करना ही पड़ेगा। तो ये क्या है, मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि CEO ने रवि को बोला है कि अपने टास्क के साथ साथ हर टाइम आपको मैनेजमेंट के फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो ये क्या है, हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो हमारा 39 का हो गया ए, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 40th क्वेश्चन। 40th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, अनलाइक प्रोफेशन सच एज मेडिसिन और लॉ विच रिक्वायर अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर और लॉयर to possess valid degrees. Nowhere in the world is it mandatory for a manager to possess any such professional degree. Identify the characteristics of profession being discussed above which is not being strictly met by management. जैसे कि प्रोफेशन में मेडिसिन के लिए प्रैक्टिसिंग डॉक्टर का होना, लॉ के लिए लॉयर का होना और उनके पास वैलिड डिग्री का होना, ये सब जरूरी है एक प्रोफेशन में। ऐसा ही
वर्ल्ड में कहीं पर भी मैंडेटरी नहीं है कि मैनेजर के पास प्रोफेशनल डिग्री हो किसी तरीके की। तो आपको आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोफेशन का जो कि हमारा मैनेजमेंट में स्ट्रिक्टली ज़रूरी होना, प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो बताइए ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोफेशन का जो कि मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है, स्ट्रिक्टली प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो आप देख ही रहे हैं, क्वेश्चन को रीड करने के बाद आपको पता ही चल गया होगा ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का ही क्वेश्चन है, ये भी चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या है। ए है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, या फिर बी है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, या फिर सी है प्रोफेशनल एसोसिएशन, या फिर डी है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। देखिए जो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है इसमें बात की जाती है, प्रोफेशन में क्या बात करी जाती है कि जो एंट्री है वो क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। लॉयर बनने के लिए आपके पास उसकी वैलिड डिग्री होनी चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए आपके पास उसकी वैलिड डिग्री होनी चाहिए डॉक्टर की। तो प्रोफेशन में क्या है, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन मैनेजमेंट में इस तरीके का कुछ नहीं होता कि आपको एक मैनेजर बनने के लिए प्रोफेशनल की डिग्री चाहिए होगी। तो ये जो लाइंस है ये क्या है, हमारी कौन से पॉइंट से रिलेट करती है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री के पॉइंट से रिलेट करती है कि मैनेजमेंट में ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा प्रेजेंट, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन प्रोफेशन में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। तो 40 का हो गया बी। अगर आप एनसीईआरटी रीड करेंगे ये पूरी लाइन आपको दिख जाएगी उसमें। 41 की बात करते हैं। 41 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फॉलोइंग अ प्री डिसाइडेड प्लान व्हेन सर्कमस्टांसेस हैव चेंज्ड मे नॉट टर्न आउट टू बी इन द ऑर्गेनाइजेशंस ट्रस्ट, द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग बीइंग रेफर्ड टू इन द अबव स्टेटमेंट इज। आपको क्वेश्चन रीड करने के बाद ही पता चल गया होगा कि आपको लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग की बात कर रहा है, तो यानी कि चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग चैप्टर से क्वेश्चन है। अगर हम पहले ही बनाया हुआ प्लान फॉलो करते हैं, जब सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन के किसी काम का नहीं रह जाता, मे नॉट टर्न आउट टू बी इन द ऑर्गेनाइजेशंस इंटरेस्ट। तो बताइए ये कौन सी लिमिटेशन है प्लानिंग की जो कि यहाँ पे अबव स्टेटमेंट में रेफर की गई है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या कह रहे हैं हमारा, ए प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, या फिर बी प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट, या फिर सी प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, या फिर डी प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। देखिए जब प्री डिसाइडेड प्लान अगर हम फॉलो कर रहे हैं, सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं, अब प्री डिसाइडेड प्लान तो हमने किसी और सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग, किसी और सिचुएशन के अकॉर्डिंग बनाए थे, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के किसी काम के नहीं रह गए हैं। तो बताइए ये कौन सी लिमिटेशन है प्लानिंग की, ये क्या है, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग क्या होती है हमारी, रिजिड होती है, फ्लैक्सीबल नहीं होती। प्लानिंग प्लान्स हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो पाते हैं। अगर एक बार प्लान बन गया तो प्लान क्या होता है हमारा, वही रहता है हर सर्कमस्टांसेस में। जो हमने प्री डिसाइडेड प्लान बना लिया है उसे हम फॉलो कर रहे हैं, जब सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं तो वो प्लान हमारे ऑर्गेनाइजेशन के किसी काम का नहीं रह गया है। तो ये कौन सी लिमिटेशन है प्लानिंग की, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। तो 41 का हो गया सी। 42 क्वेश्चन देखते हैं। 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर विच एम्स टू स्टैब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट इज। ये क्वेश्चन हमारा टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर 2 का ये क्वेश्चन है। बताओ कौन सी टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो कि टेलर ने दी थी, जिसका एम है कि मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स में क्या होनी चाहिए, इंटरचेंजेबिलिटी होनी चाहिए। बताइए कौन सा साइंटिफिक मैनेजमेंट की वो टेक्निक है जिसका एम है कि मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स और प्रोडक्ट में इंटरचेंजेबिलिटी होनी चाहिए। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या कह रहा है हमारा, मैथड स्टडी है, या फिर मोशन स्टडी है, या फिर स्टैंडर्डाइजेशन है, या फिर डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम है। देखिए जिस टेक्निक का एम क्या होता है, मैन्युफैक्चर्ड पार्ट और प्रोडक्ट के बीच में इंटरचेंजेबिलिटी होनी चाहिए, वो क्या है हमारा, स्टैंडर्डाइजेशन है। क्या होता है स्टैंडर्डाइजेशन में, हम हर बिजनेस एक्टिविटीज के लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी तो यही हो रहा है कि हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिया है कि जो मैन्युफैक्चर्ड पार्ट और प्रोडक्ट्स है उसकी क्या होनी चाहिए, इंटरचेंजेबिलिटी स्टैब्लिश होनी चाहिए, इसका ये एम है। तो 42 का हो गया सी, स्टैंडर्डाइजेशन। 43 क्वेश्चन की बात करते हैं। 43 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है देखते हैं। स्टेटमेंट 1 है हमारी, एडवर्टाइजिंग इज एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। एडवर्टाइजिंग क्या है, इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, पर्सनल टच इसमें नहीं होता है। आप एडवर्टाइजिंग देखते हैं तो उसमें किसी भी तरीके का पर्सनल टच नहीं होता, वो क्या होती है, इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होती है। ये बात बिल्कुल सही है। और सेकेंड स्टेटमेंट हमारी कह रही है, एडवर्टाइजिंग लैक्स डायरेक्ट फीडबैक, और एडवर्टाइजिंग डायरेक्ट फीडबैक भी नहीं देती है। बिल्कुल सही बात है, एडवर्टाइजिंग से किसी तरीके का फीडबैक नहीं मिल पाता है। तो अब आपको चूज करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ए कह रहा है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज रॉन्ग। बी कह रहा है स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड 1 इज रॉन्ग। सी कह रहा है बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। डी कह रहा है बोथ द स्टेटमेंट आर
इनकरेक्ट। अगर मैं देखूं तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं और एडवर्टाइजिंग लैक कर जाती है डायरेक्ट फीडबैक में भी। तो कह सकते हैं बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है हमारी करेक्ट है। तो 43 का हो गया सी। ये कौन से चैप्टर से आपका क्वेश्चन, मार्केटिंग मैनेजमेंट से क्वेश्चन है एडवर्टाइजिंग के बारे में। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन, मार्केटिंग मैनेजमेंट का। 44 क्वेश्चन की बात करते हैं। 44 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, KTX Group is rolling out an initiative to help create wealth for its employees through the implementation of employee stock option. Through motivation and leadership, the management will help individual to develop team spirit, cooperation and commitment to the success of the group. The following importance of management is highlighted above. देखिए KTS ग्रुप है, उसने इनिशिएटिव लिया कि वो एम्प्लॉयज़ की वेल्थ को क्रिएट करने में हेल्प करेगी। किससे, उन्होंने जिसके लिए उन्होंने क्या करा, इम्प्लीमेंटेशन करी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन की। ठीक है, थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप मैनेजमेंट विल हेल्प, उनको मोटिवेट करके उनको लीड करके मैनेजमेंट हेल्प कर रही है इंडिविजुअल को, एक इंडिविजुअल को हेल्प कर रही है उनकी टीम स्पिरिट को बिल्डअप करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए, कमिटमेंट सक्सेस के लिए, कमिटमेंट के लिए। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए मैनेजमेंट हेल्प कर रही है इंडिविजुअल को। टीम स्पिरिट, अगर हर इंडिविजुअल के अंदर टीम स्पिरिट डेवलप हो गई, कॉपरेशन करना डेवलप हो गया या कमिटमेंट डेवलपमेंट हो गई, तो इससे क्या होगी, ग्रुप का ही सक्सेस होगा, टू द सक्सेस ऑफ द ग्रुप, ग्रुप की ही सक्सेस होगी। तो बताइए यहाँ पे कौन से मैनेजमेंट के कौन से इंपॉर्टेंस की बात की गई है, कौन से इंपॉर्टेंस को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। आप देख ही रहे हैं यहाँ पे आपसे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पूछा गया है, यानी कि ये कौन से चैप्टर से है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर से है। बताइए कौन सी इंपॉर्टेंस की यहाँ पे बात की गई है। ए है हमारा मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, या फिर बी है हमारा मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, या फिर सी है हमारा मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, या फिर डी है हमारा मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। देखिए यहाँ पे किसकी बात करी है, हर इंडिविजुअल को डेवलप करने की बात की गई है। क्या की गई है, हर इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव को डेवलप करने की बात करी गई है। हर इंडिविजुअल के अंदर टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन, कमिटमेंट को डेवलप करने की बात की गई है। तो मैनेजमेंट यहाँ पे किसकी हेल्प कर रही है, एक इंडिविजुअल की हेल्प कर रही है, यानी कि मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे मैनेजमेंट हेल्प कर रही है पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो 44 का हो गया ए, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब 45 की बात करते हैं। 45 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इफ देयर इज अ प्लान टू इंक्रीज प्रोडक्शन देन मोर लेबर मोर मशीनरी विल बी रिक्वायर्ड। दिस स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग विल इन्वॉल्व organizing for labor and purchase of machinery. Identify the step in the planning process being discussed above. देखिए अगर प्लान है प्रोडक्शन को बढ़ाने का, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेबर चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी चाहिए। बताइए यहाँ पे प्लानिंग प्रोसेस के कौन से स्टेप की बात की गई, जहाँ पे हम लेबर को ऑर्गेनाइज करते हैं और मशीनरी को परचेज करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लानिंग प्रोसेस के स्टेप को आइडेंटिफाई करना है जो यहाँ पे डिस्कस हुआ है। तो देख ही रहे हैं कि ये आपका ये कौन से चैप्टर से, प्लानिंग चैप्टर से क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 4 से आपका क्वेश्चन है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या है हमारा, ए है हमारा आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, बी है हमारा सेटिंग ऑब्जेक्टिव, सी है हमारा सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, डी है हमारा इंप्लीमेंटिंग द प्लान। प्लान ऑब्जेक्टिव वगैरह सेट हो गया है, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन सब कुछ तैयार हो गया होगा, ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट भी हो गया होगा, तभी तो यहाँ पे मशीनरी और लेबर की जरूरत पड़ी है। लेबर को ऑर्गेनाइज करना और मशीनरी को परचेज करना, ये कौन से स्टेप में आता है, जब हम क्या करते हैं, प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे कौन से स्टेप की बात की गई है, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। इम्प्लीमेंटिंग द प्लान में हम लोग सब कुछ करने के बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्लान को एक्शन में डालते हैं। यहाँ पे हम लेबर ऑर्गेनाइज करते हैं और मशीनरी परचेज करते हैं। तो हमारा 45 का हो गया डी। 46 क्वेश्चन देखते हैं। 46 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, टेलर प्रपोज्ड 8 स्पेशलिस्ट फ्रॉम whom each worker will have to take orders from a part of technique or functional foremanship specified by him. Those with technical mastery, intelligence and grit may be given dash work. Those with energy and good health may be assigned dash work. हमने फंक्शनल फॉर्मेनशिप पढ़ी है जो कि टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, टेलर ने दी थी। उसमें क्या होता है, हर वर्कर क्या लेता है, 8 स्पेशलिस्ट से ऑर्डर लेता है। ठीक है, 8 स्पेशलिस्ट फ्रॉम whom each वर्कर विल हैव टू टेक ऑर्डर
फॉर्म अ पार्ट ऑफ द टेक्निक ऑफ फंक्शनल फॉर्मैनशिप स्पेसिफाइड बाय हिम। ठीक है, अब इसमें आपको काम दे रखा है, आपको बताना है कि ये क्या है। दोज विद टेक्निकल मास्टरी इंटेलिजेंस एंड ग्रेट, बताइए जो कि टेक्निकल मास्टरी, जिनके पास टेक्निक है, मास्टर्स है, इंटेलिजेंस है, ग्रीट है, डिटर्मिनेशन और करेज है, तो उन्हें क्या काम देना चाहिए। एंड दोज विद एनर्जी, जिनके पास एनर्जी है, गुड हेल्थ है, उन्हें क्या काम देना चाहिए, उन्हें क्या असाइन करना चाहिए, कौन सा वर्क असाइन करना चाहिए। तो बताइए क्या आंसर है इसका। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए है पहले वाले में प्लानिंग, दूसरे वाले में एग्जीक्यूशन, या फिर बी है पहले वाले में एग्जीक्यूशन, दूसरे वाले में प्लानिंग, या फिर सी है पहले वाले में प्रोडक्शन, दूसरे वाले में प्लानिंग, या फिर डी है पहले वाले में इम्प्लीमेंटेशन, दूसरे वाले में प्रोडक्शन। देखिए टेक्निकल है, मास्टरी है, इंटेलिजेंस है और ग्रीट है, तो इसे क्या काम देना चाहिए, किस तरीके का वर्क देना चाहिए, प्लानिंग का काम देना चाहिए। क्या देना चाहिए, प्लानिंग का काम देना चाहिए, क्योंकि प्लानिंग क्या है, मेंटल एक्सरसाइज है, उसके लिए इंटेलिजेंस, मास्टरी, टेक्निकल का होना, ग्रीट करे, डिटर्मिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका आंसर तो क्या हो गया, प्लानिंग हो गया। ठीक है, और उसके बाद है दोज विद एनर्जी एंड गुड हेल्थ, जिनके पास बहुत एनर्जी है और गुड हेल्थ है, उन्हें कैसा काम देना चाहिए, एग्जीक्यूशन का काम देना चाहिए। क्या काम देना चाहिए, एग्जीक्यूशन का काम देना चाहिए, क्योंकि उनके पास पूरी तरीके से एनर्जी है, हेल्थ है, तो वो एग्जीक्यूट अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो हमारा 46 का हो गया ए, जिनके पास टेक्निकल, मास्टरी, इंटेलिजेंस और ग्रेट है, उन्हें प्लानिंग देनी चाहिए, प्लानिंग वर्क देना चाहिए, और जिनके पास दोज विद एनर्जी, गुड हेल्थ है, उनको एग्जीक्यूशन वर्क देना चाहिए। तो 46 का हो गया हमारा ए। 47th क्वेश्चन देखते हैं। 47th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अ पर्सन फीलिंग हंग्री मे गेट फूड बाय ऑफरिंग टू गिव मनी और सम अदर प्रोडक्ट और सर्विसेज इन रिटर्न टू समवन हु इज विलिंग टू एक्सेप्ट द सेम फॉर फूड। एक पर्सन भूखा है, उसे फूड मिल जाएगा अगर वो पैसे देता है या फिर कोई और प्रोडक्ट देता है या कोई सर्विसेज देता है जो कि सामने वाले को चाहिए फूड की रिटर्न में। तो बताइए ये कौन सा फीचर है मार्केटिंग का। आप देख ही रहे हैं कौन से चैप्टर का हो गया आपका, मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 11 का ये क्वेश्चन हो गया। तो बताइए ये क्या हो रहा है यहाँ पे, कौन सा फीचर है मार्केटिंग का। एक्सचेंज मैकेनिज्म है, या फिर कस्टमर वैल्यू है, या फिर क्रिएटिंग अ मार्केटिंग, या फिर क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग है, या फिर नीड्स एंड वांट्स है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। या तो वो पैसे दे करके फूड ले सकता है, या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करके ले सकता है, या फिर प्रोडक्ट प्रोवाइड करके फूड ले सकता है। तो ये क्या है, हमारा एक्सचेंज मैकेनिज्म है। ठीक है, तो 47 का हो गया ए। अब 48 की बात करते हैं। 48 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन क्या है, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्ट, और रीज़न क्या है हमारा, प्लानिंग इज कंसर्न विद द फ्यूचर विच इज सर्टेन एंड डज नॉट रिक्वायर फोरकास्ट। देखिए ये तो बिल्कुल सही बात है कि प्लानिंग क्या है, फ्यूचरिस्ट होता है हमारा। हम जो प्लानिंग करते हैं वो किसके लिए करते हैं, फ्यूचर के लिए करते हैं। ठीक है, लेकिन क्या प्लानिंग कंसर्न विद द फ्यूचर, प्लानिंग फ्यूचर से कंसर्न करता है, जो कि फ्यूचर क्या है हमारा, सर्टेन है। जी नहीं, फ्यूचर क्या होता है हमारा, अनसर्टेन होता है। और डज नॉट रिक्वायर फोरकास्ट, क्या उसे फोरकास्ट की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल गलत बात है। फ्यूचर को क्या है, क्या करना पड़ता है, फोरकास्ट करना पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारी क्या है, गलत है। तो हम कह सकते हैं असर्शन तो करेक्ट है, लेकिन रीजन क्या है हमारा, इनकरेक्ट है, क्योंकि क्या है, फ्यूचर अनसर्टेन होता है और उसे फोरकास्ट करना पड़ता है। तो बताइए ये कौन सा ऑप्शन है आपका, ए है, बोथ ए एंड आर करेक्ट, या फिर बी ए इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट, या फिर सी बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर, या फिर डी बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर। तो हमने क्या देखा, ए तो क्या है, करेक्ट है, लेकिन आर इनकरेक्ट है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, बी ए इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट। प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, हम प्लानिंग फ्यूचर के लिए करते हैं, लेकिन फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है और उसे हम फोरकास्ट करते हैं। तो हमारा क्या हो गया, 48 का हो गया बी। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सेक्शन सी भी डिस्कस कर लेंगे, फिर आपका सैम्पल पेपर कंप्लीट हो जाएगा। बाकी मैंने बहुत सारे एमसीक्यू इस चैनल पे डाल रखे हैं, आप प्लेलिस्ट चेकआउट करते रहिए, आपको बहुत सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। अगर आपको ऐसे ही बहुत सारे और एमसीक्यू चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि सेक्शन सी आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाएगा। तब तक के लिए इसी तरीके से पढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।